बोर्ड परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि इस चैप्टर से 2 आएंगे। तो पहला जो प्रश्न है वह है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है? ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर ढूंढना है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है? हम जानते हैं कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। और जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो हम के मैक्सिमम की जगह 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर रखेंगे तो एच न्यू बराबर बन जाएगा फाई नॉट प्लस 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। तो इसे ही हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, पहले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि सीजियम का कार्यफलन 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सीजियम की दहली आवृत्ति होगी। तो यहाँ पे सीजियम का कार्यफलन मतलब हमें फाई नॉट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं कि कार्यफलन का सूत्र होता है फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट होगा। यहाँ पे दहली आवृत्ति ज्ञात करनी है तो हम इससे दहली आवृत्ति का सूत्र बना लेंगे। न्यू नोट के गुणा में एच है तो वो फाई नोट के भाग में चला जाएगा। तो दहली आवृत्ति का सूत्र बनेगा न्यू नोट बराबर फाई नोट बटा एच। फाई नोट का मान 13.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 13.24 लिखेंगे। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, हमारा आंसर हर्ट्ज में है। तो हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? जूल में। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे। और इसके अलावा प्लांक नियतांक का मान 6.62 गुणा 10⁻34 होता है। हम इसको काटेंगे तो काटने पे हमें आंसर मिलेगा 3.2 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, 3.2 गुणा 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के कण से समृद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। यानी हमें v वेग से गतिमान कोई m द्रव्यमान का कण है तो उससे संबंधित हमें डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताना है। तो यहाँ डी ब्रोगली की परिकल्पना से हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर h/p होता है और जो p होता है वो mb के बराबर होता है। तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा h/mb। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य h/mb होगी। इसके बाद नेक्स्ट है डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या है? तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से कण भी है और तरंग भी है। तो अतः इसका आंसर जो होगा ए व बी दोनों होगा। और गतिशील इलेक्ट्रॉन में कण और तरंग दोनों सम्मिलित होती है, इसलिए हम इसे कण और तरंग के रूप में मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कण समान वेग से गतिशील हो तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न की होगी। यानी अगर समान वेग से गतिशील है, यानी वेग का मान समान है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्बडा का मान बताना है। तो यहाँ पे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर h/p होता है। h/p होता है और p जो होता है वो mb के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा h/mb। h/mb हो गया। तो इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि जो लैम्बडा होता है वो लैम्बडा जो होता है, ये जो लैम्बडा है ये द्रव्यमान के यानी m के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। लैम्बडा किसके व्युत्क्रमानुपाती है? m के व्युत्क्रमानुपाती है। v समान होने पर, कंडीशन है v समान होने पर, क्योंकि अगर ये v समान है और h कांस्टेंट होता ही है तो लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती होगा m के। तो यहाँ ऑप्शन में हमें न्यूट्रॉन दे रखा है, प्रोटॉन दे रखा है, बीटा कण दे रखा है, अल्फा कण दे रखा है। तो हमें इसमें पता लगाना है कि तरंगदैर्घ्य निम्न किसकी होगी, यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य उसकी होगी जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आया? जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? कम होगी। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.675 गुणा 10⁻27। प्रोटॉन का 1.673 गुणा 10⁻27। बीटा द्रव्यमान का
बीटा का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, 9.1 × 10⁻31। और अल्फा कण जो होते हैं उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुल द्रव्यमान आता है 1 प्रोटॉन के द्रव्यमान का गुणा 4, यानी अल्फा कण का द्रव्यमान जो आता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना आता है। तो हम इनमें से देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान आता है वो अल्फा कण का आता है। तो अगर अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर होगा अल्फा कण। क्या होगा? अल्फा कण। अल्फा कण इसका सही आंसर होगा। एम अल्फा बराबर 4 × MP। तो अगर हम जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। तो निम्नतम तरंग दैर्घ्य इस सूत्र से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी पता कर लो कि लैम्बडा जो होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्बडा क्या होता है? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटोन का संवेग 3.3 × 10⁻29 किलोग्राम × मीटर/सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति होगी। तो आपको इसकी आवृत्ति बताना है। तो आवृत्ति क्या होगी इसकी? तो फोटोन का संवेग जो होता है वो P = h/λ होता है। P बराबर क्या होता है? h/λ। h/λ है और लैम्बडा जो होता है वो c/ν होता है। तो हम लैम्बडा की जगह क्या रखेंगे? c/ν रखेंगे। तो ये हो जाएगा hν/c। क्या हो जाएगा? hν/c हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? c का गुणा p से कर देंगे तो pc, c का गुणा p से कर देंगे तो pc बटा में h। हमें p दे रखा है 3.3 × 10⁻29, c दे रखा है 3 × 10⁸ और h हम जानते ही हैं। इसमें हम भाग लगाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा आवृत्ति का वो मिलेगा 1.5 × 10⁻13 हर्ट्ज। ठीक है। अगर एक फोटोन का संवेग इतना हो तो उसकी आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र जो है वह न्यू बराबर PC/h होगा। इसकी सहायता से हम यहाँ पे आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्बडा तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? लैम्बडा तरंग दैर्घ्य है तो उस फोटोन की ऊर्जा हमें बतानी है। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र वैसे E = hν होता है, इसे हमें लैम्बडा के रूप में बताना है। तो हम जानते हैं कि न्यू बराबर c/λ होता है। तो c बराबर क्या हो जाएगा? न्यू गुणा लैम्बडा। और न्यू बराबर क्या हो जाएगा? इसी न्यू बराबर c/λ होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो न्यू की जगह c/λ। तो न्यू की जगह c/λ रखेंगे तो हमारे पास जो फोटोन की ऊर्जा का सूत्र आएगा वो आएगा E = hc/λ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा E = hν एवं फोटोन का संवेग P = h/λ है, तो फोटोन का वेग क्या होगा? फोटोन का वेग, तो ध्यान दो, जब फोटोन की ऊर्जा E = hν हो, संवेगी हो, तो फोटोन का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। आप तो यहाँ पे फोटोन का वेग प्रकाश, अगर ये भी लिखा हुआ नहीं रहे तो भी फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी c के बराबर होता है। और c का मान ये होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। तो किसी धातु का कार्यफलन किस बात पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश स्रोत तथा धातु के मध्य की दूरी पर। तो ये बात तो गलत है, नहीं, प्रकाश स्रोत और धातु के मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, तो तीव्रता पर भी निर्भर नहीं करता। फिर है धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं, धातु कैसी है उसका पृष्ठ कैसा है, तो धातु के हिसाब से इसका पृष्ठ चेंज हो जाता है। तो कार्यफलन निर्भर करता है धातु तथा उसके पृष्ठ की प्रकृति पर। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट, अंतक वोल्टता 1.6 वोल्ट के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होता है। अंतक वोल्टता मतलब V0 का मान हमें 1.6 वोल्ट दे रखा है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K मैक्सिमम बराबर 1/2 m V मैक्सिमम का स्क्वायर। तो 1/2 m V मैक्सिमम का स्क्वायर जो होता है वो E V0 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि K मैक्सिमम जो होगा वो E V0 के बराबर होगा। तो E V0 हमें K मैक्सिमम निकालना है, तो E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 होता है। गुणा में 1.6 करेंगे
तो यहाँ पे आंसर जो मिलेगा जूल में वो 2.56 गुणा 10⁻⁻19 जूल मिलेगा, क्योंकि 1.6 गुणा 1.6 करते हैं, यानी 16 गुणा 16 करेंगे तो 16 गुणा 16 256 होता है, और पॉइंट लग जाएगा तो 2.56 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित फोटोन की ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निरोधी विभव होगा। हमें यहाँ पे निरोधी विभव बताना है जब हमें फोटोन की ऊर्जा दी हुई हो और कार्यफलन दिया हुआ हो। तो देखिए, निरोधी विभव ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता लेनी होगी। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार जो होता है के मैक्सिमम जो होता है, यानी ई वी नोट जो होता है, ई वी नोट जो होता है वो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के बराबर होता है। ये आपको मैं बता दूँ ये किस तरीके से लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि एच न्यू जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कार्यफलन प्लस के मैक्सिमम के बराबर होती है। तो यहाँ पे फाई नोट जो होता है वो एच न्यू नोट के बराबर हो जाता है, प्लस के मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ हम के मैक्सिमम निकालेंगे तो के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। और के मैक्सिमम को अपन ई वी नोट के बराबर लिखते हैं, तो ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो ये सूत्र इस तरीके से आया है। तो आपको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये भी याद रख लेना है, ये इसी से आया है, ई वी नोट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। यहाँ आपतित फोटोन की ऊर्जा मतलब एच न्यू का मान आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, कार्यफलन मतलब फाइव नोट यानी एच न्यू नोट का मान 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले में उठा के रखेंगे, तो ई वी नोट बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई 4 में से 2 जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेंगे, और ई वी नोट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो वी नोट के गुणा में ई है और इधर भी ई है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से इलेक्ट्रॉन का आवेश कट जाएगा, तो वी नोट का मान जो आएगा 2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 2 वोल्ट आएगा वी नोट का मान। निरोधी विभव कितना आएगा, 2 वोल्ट। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए उसका सही ऑप्शन है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। यदि हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो क्या होता है। हम एक ग्राफ जानते हैं कि अगर अपन आपतित प्रकाश की तीव्रता I को बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। तो इसमें प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बाकी ये जो बातें लिखी हुई हैं ये सब गलत लिखी हुई है, तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, जब पराबैंगनी किरणें धातु प्लेट पर आपतित होती है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होता कब, जब पराबैंगनी किरणें धातु की प्लेट पर आपतित होती है। यह निम्न के आपतन होने पर उत्पन्न होगा। तो बताओ ये किसके आपतन होने पर उत्पन्न होगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जो होती है वो उत्पन्न होती है अधिक आवर्ती वाली तरंगों के लिए। अधिक आवर्ती वाली तरंगों के लिए, किसके लिए, अधिक आवर्ती वाली तरंगों के लिए। तो अधिक आवर्ती वाली तरंगों के लिए उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे अधिक आवर्ती वाली तरंगें कौन सी है, ऑप्शन में हमें दे रखा है एक्स किरण, रेडियो तरंग, अवरक्त किरण, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो हटाओ। यहाँ पे 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो क्रम होता है वो अगर हम लैम्बडा के बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले आती है गामा, फिर उसके बाद में आती है एक्स किरण, यानी ये बढ़ता क्रम हो गया। ये सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जो होती है वो रेडियो तरंग की होती है। और हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो ये आवर्ती का बढ़ता क्रम होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि गामा किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या ऑप्शन में गामा किरण है क्या, नहीं। उसके बाद में एक्स तरंग की आवृत्ति अधिक होती है, तो एक्स किरण यहाँ पे दे रखा है, तो एक्स किरण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि एक्स किरण की आवृत्ति अधिक होने के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना देखी जा सकती है। अब आज नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है, हमने पहले भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में गतिमान फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है। गतिमान फोटोन का द्रव्यमान का सूत्र यहाँ पे देखते हैं। तो गतिमान जो फोटोन होता है उसका द्रव्यमान यहाँ पे होता है एच न्यू बटा सी स्क्वायर, एच न्यू बटा सी स्क्वायर होता है। देखिए कैसे आया, ये कैसे आया, हम जानते हैं कि
अभी हमने एक सूत्र देखा था कि PC बराबर एच न्यू होता है, तो P बराबर एच न्यू बटा सी होगा। और P का फॉर्मूला जो होता है m डॉट सी लिखेंगे, तो C से C का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर, यानी C नीचे ले आए तो C स्क्वायर आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा एच न्यू बटा सी स्क्वायर। तो गतिमान फोटोन का द्रव्यमान एच न्यू बटा सी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपसे विराम द्रव्यमान पूछ ले तो विराम द्रव्यमान होता है शून्य। विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। अब है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अपन देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों का पहला क्वेश्चन यही है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान खालिस्तान होता है तथा इसका चक्रण खालिस्तान होता है। तो फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है और इसका चक्रण कितना होता है? 1। ये फोटोन की विशेषताओं में से प्रश्न है। फिर है दहली आवर्ती पर निरोधी विभव, जिसको अपन अंतक विभव कहते हैं, का मान खालिस्तान होता है। तो देखिए दहली आवर्ती जो होती है, दहली आवर्ती, इस ग्राफ को देखो आप, आवर्ती और निरोधी विभव के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये वाला ग्राफ हमें प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ में आप देखो जो दहली आवर्ती है उसके ऊपर जो निरोधी विभव का मान है वो कितना है? शून्य है। निरोधी विभव का मान कितना होता है? यहाँ पे शून्य होता है। तो दहली आवर्ती पर निरोधी विभव का मान कितना होगा? शून्य होगा। फिर है इसके बाद नेक्स्ट, खालिस्तान किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए, प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवर्ती होती है। एक निश्चित न्यूनतम अंतक आवर्ती होती है जिसे खालिस्तान कहते हैं, खालिस्तान आवर्ती कहते हैं। तो भाई प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवर्ती होती है जिसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता। नीचे उससे अधिक पे हो जाएगा लेकिन उससे नीचे नहीं होता, तो उस आवर्ती को अपन दहली आवर्ती के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसे दहली आवर्ती कहते हैं। फिर है दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान खालिस्तान है। तो दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए, प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए अगर आप आपतित विकिरण की आवृत्ति को बढ़ाते हो तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। जैसा कि अपन ने अभी एक ग्राफ देखा था यहाँ पे, तो उस ग्राफ के आधार पर निरोधी विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। फिर है तापमान के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा देकर धातु से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर आप तापन के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हो तो उसको अपन तापीय उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय उत्सर्जन कहते हैं। फिर है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है। ऊर्जा के इस छोटे से पैकेट को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा के इस छोटे पैकेट को अपन फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, प्रकाश संवेदी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो प्रकाश संवेदी सतह से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। यानी फाई नोट बराबर एच न्यू नोट, तो यहाँ न्यू नोट को अपन सी बटा लैम्बडा नोट लिखेंगे। तो ये अधिकतम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। तो इसको अपन दहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। फिर है फोटोन का कण संघटक में खालिस्तान तथा खालिस्तान संरक्षित रहता है। तो फोटोन का कण जब भी टक्कर होती है, संघट होता है, तो संवेग और ऊर्जा को संरक्षित रखता है। किसको? संवेग और ऊर्जा को संरक्षित रखता है। फिर है फोटोन के आघात से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगा समय लगभग कितना होता है? फोटोन के आघात से फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगभग 10⁻⁹ सेकंड होती है। यानी लगा समय, समय पश्चता जिसको कहते हैं वो होता है 10⁻⁹ सेकंड, यानी बहुत ही कम होता है। फोटोन का आवेश हमेशा उदासीन रहता है। फोटोन का आवेश कैसा रहता है? उदासीन होता है। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न जो कि अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। अति लघुरात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश संवेदी सतह पर दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से या सतह से इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, दहली आवर्ती किसे कहते हैं? तो दहली आवर्ती का मतलब है धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवर्ती। वह न्यूनतम आवर्ती, देखो न्यूनतम लिखना होगा। वह न्यूनतम आवर्ती जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए दहली आवर्ती कहलाती है। दोबारा सुन लेना,
दहलीय आवृत्ति धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए दहलीय आवृत्ति कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए। कार्यफलन का मतलब होता है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखिए। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या होती है? तो डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश तरंग के साथ में कणीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कण भी कणीय प्रकृति के साथ तरंगीय प्रकृति दर्शानी चाहिए। यह डी ब्रोगली की परिकल्पना है, यानी लैम्बडा बराबर H/P होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमने पहले भी देख लिया है, अब यहाँ पे हम डिटेल से और देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो कुल ऊर्जा होती है वो कार्यफलन और अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। कार्यफलन का सूत्र H/ν0 होता है, तो H/ν बराबर H/ν0 प्लस K मैक्सिमम। K मैक्सिमम जो होता है वो यहाँ पे होगा, अगर हम इसको इधर भेज दें तो H कॉमन आएगा तो H/ν माइनस ν0 होगा। और वैसे K मैक्सिमम का फॉर्मूला 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, जो कि EV0 के बराबर होता है। तो EV0 K मैक्सिमम के बराबर और K मैक्सिमम इसके बराबर और ये पूरा इसके बराबर। तो आप इसको अच्छे से याद कर लो, ये न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। EV0 K मैक्सिमम के बराबर, K मैक्सिमम 1/2 mv मैक्सिमम के स्क्वायर के बराबर और H/ν माइनस ν0 के बराबर। अब देखिए यहाँ हम अब V0 हमारे पास, अभी हम क्या करते हैं EV0 के बराबर में इसको रखते हैं, तो इसको हटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं। तो EV0 H/ν माइनस ν0 के बराबर होगा। तो क्या करते हैं हम E का भाग लगा देते हैं, E का भाग इसमें लगा देंगे तो H/E हो जाएगा और ब्रैकेट में ν माइनस ν0, फिर H/E का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर देंगे, तो पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे और फिर इसकी हम सरल रेखा के समीकरण से करेंगे तो y बराबर mx प्लस c होता है। तो y अक्ष पर तो अपन निरोधी विभव को लेंगे और x अक्ष पर अपन आवर्ती को लेंगे। x अक्ष पर क्या है? आवर्ती। और ये H/E जो है वो ढाल रहेगा, इसका क्या रहेगा? ढाल। तो ये ढाल जो रहेगा H/E रहेगा। और बाकी ये जो लिखा हुआ है माइनस में H/ν0/E, तो ये है अंतःखंड C। तो अंतःखंड ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में ये नीचे अंतःखंड आएगा, तो ये अंतःखंड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आरोपित विभवांतर तथा प्रकाश विद्युत धारा में ग्राफ खींचिए। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में आरोपित विभवांतर को हम x अक्ष पर लेंगे और प्रकाश विद्युत धारा को y अक्ष पर लेंगे और इनके बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से कि निरोधी विभव, यहाँ अगर हम इसको डिटेल से समझें तो देखो, जब आरोपित विभवांतर का मान 0 होता है तब भी कुछ ना कुछ धारा का मान होता है, और अगर अपन विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है, और एक स्थिति के बाद में वो संतृप्त हो जाता है, तो उसको अपन संतृप्त धारा कहते हैं। लेकिन अगर हम उसी विभवांतर को ऋणात्मक करते जाएं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान घटता जाता है और एक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। उसको अपन निरोधी विभव के नाम से जानते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है। फिर है इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन इसमें। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए संग्राही पट्टिका तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच सही आलेख खींचिए। तो हमें सही आलेख खींचना है किस किस के बीच में? आपतित विकिरण की विभिन्न तीव्रताओं के लिए ठीक है, के लिए संग्राही पट्टिका विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के बीच में। संग्राही पट्टिका विभव यानी हमें इस विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ खींचना है। तो हम यहाँ पे विभिन्न तीव्रताएं लेते हैं, जैसे I1 तीव्रता, I2 तीव्रता और I3 तीव्रता अलग अलग लेते हैं। और x अक्ष पर अपन ले लेते हैं संग्राही पट्टिका विभव और y अक्ष पर अपन ले लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा को। तो संग्राही पट्टिका विभव जो है I1, I2 और I3, तो I1 के लिए ये ग्राफ हो गया। अगर अपन तीव्रता बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो है प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, फिर I3 के लिए बढ़ जाता है, लेकिन निरोधी विभव का मान तीनों के लिए समान होता है।
निरोधी विभव का मान तीनों के लिए समान होता है, इसलिए निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका ग्राफ ये होगा, ये इसका ग्राफ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। क्या है? समान है। इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी? हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बतानी है, किसकी अधिकतम होगी। तो हम पहले डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र स्थापित करते हैं। हम जानते हैं कि लैम्बडा बराबर जो है h/p होता है, और p जो होता है वो अंडर रूट, इससे हम निकाल सकते हैं। देखो p जो होता है वो √2mk के बराबर होता है, तो हम p की जगह √2mk लिखेंगे। अगर गतिज ऊर्जा समान है, यानी k समान है, तो इसका मतलब लैम्बडा जो है, ये जो लैम्बडा है वो √m के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो लैम्बडा व्युत्क्रमानुपाती होगा √m के। इसका मतलब ये होगा कि लैम्बडा मैक्सिमम के लिए m का मिनिमम होना चाहिए। अगर ये मिनिमम होगा तो ही लैम्बडा ज़्यादा होगा। तो हम द्रव्यमान देखते हैं तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, अतः इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ प्रोटॉन का 10⁻27 और अल्फा कण का द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से 4 गुना होता है। तो देखो 10⁻31 का मतलब इसका द्रव्यमान सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, अतः इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। ठीक है, ये हो गया इसका प्रश्न। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, दो धातु की प्लेटों P तथा Q के लिए अंतक विभव V0 तथा आवर्ती न्यू के बीच वक्र दर्शाए गए हैं। इनमें से किस धातु की देली तरंग दैर्घ्य एवं कार्यफलन अधिक होगा? यहाँ पे हमें ये प्रश्न दिया गया है और इसको देख के हमें बताना है कि किस धातु की देली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम इसको बताएंगे। पहले तो आप देखो x अक्ष पर आवर्ती है और y अक्ष पर निरोधी विभव है। ठीक है, और ये जो है आवर्ती वो P वाले की है और ये Q वाले की है। और यहाँ कार्यफलन का जो सूत्र होता है φ0 बराबर h ν0 होता है, ये होता है। तो ν0 को अपन c/λ0 लिख सकते हैं। इसका मतलब φ0 जो है वो λ0 के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कार्यफलन की बात करते हैं अपन, कार्यफलन किसका ज़्यादा होगा? तो जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका कार्यफलन ज़्यादा होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम, उसका कार्यफलन ज़्यादा। तो आवर्ती दे रखी है हमें, तो इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि जो Q वाली लाइन है इसकी आवर्ती ज़्यादा है, तो इसकी आवर्ती ज़्यादा है, यानी VOQ आवर्ती ज़्यादा है और VOP कम है। तो अगर Q वाले की आवर्ती ज़्यादा है तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? कम, और अगर इसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी तो इसका कार्यफलन क्या होगा? ज़्यादा। तो इसका मतलब जो है जो कार्यफलन अधिक होगा वो होगा Q वाले का, Q वाले का कार्यफलन अधिक होगा और P वाले का कार्यफलन कम होगा। ठीक है, तो देली तरंग दैर्घ्य P कम है अतः P की λ0 मैक्सिमम होगी। इस तरीके से हम इसका जवाब देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव को ग्राफ द्वारा समझाइए। तो प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो x अक्ष पर प्रकाश की तीव्रता लेंगे और y अक्ष पर प्रकाश विद्युत धारा को लेंगे तो ये समान एक सरल रेखा के रूप में जाता है, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवर्ती दुगनी कर दी जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहली बात, तीव्रता बढ़ने पर निरोधी विभव अपरिवर्तित रहता है, लेकिन आवर्ती बढ़ने पर निरोधी विभव बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो ग्राफ है ये विभवांतर और धारा के बीच में है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग तीव्रता का प्रकाश डालते हैं तो निरोधी विभव एक ही आता है। लेकिन ये ग्राफ विभवांतर और धारा के बीच में, लेकिन आवर्ती अगर हम बदलते हैं तो निरोधी विभव का मान देखो बदल रहा है। ν1 आवर्ती पर V01 है, ν2 आवर्ती पर V03, इस पर V03 है। तो इस तरीके से जो है निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप आवर्ती को दुगना करोगे, बढ़ाओगे, तो आवर्ती को बढ़ाने पर निरोधी विभव बढ़ेगा। ठीक है, दुगना करने पर निरोधी विभव बढ़ेगा। ये इसका सही आंसर होगा। अब एक लघुरात्मक प्रश्न दे रखा है, ये न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है। आपको डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य तो ज्ञात करनी है। एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली जो कि 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो इससे जुड़ी द्रव्य तरंग का डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए।
डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी होता है, पी का सूत्र होता है एम बी, तो एच अपॉन एम बी हो जाएगा। एच का मान हम जानते हैं, एम का मान 0.040 किलोग्राम दे रखा है और वी का मान 1 किलोमीटर पर सेकंड। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो लैम्बडा का मान आएगा 1.655 गुणा 10⁻⁻35 मीटर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी आपको लैम्बडा दे रखा है 3.31 एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, तो न्यू बराबर सी बटा लैम्बडा होता है। एच का फॉर्मूला, एच का मान ये रहा, सी का मान हम जानते ही हैं और ये लैम्बडा का मान हो गया। भाग लगाएंगे, हल करेंगे तो ऊर्जा का मान आएगा 6 गुणा 10⁻16 जूल। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु का कार्यफलन अगर जूल में इतना हो तो उसकी देहली आवृत्ति की गणना हर्ट्ज में करो। कार्यफलन का सूत्र फाई नोट बराबर एच न्यू नोट होता है, तो न्यू नोट बराबर फाई नोट बटा एच होगा। फाई नोट का मान ये रहा, फाई नोट का मान ये रहा और एच का मान प्लांक नियतांक का मान, भाग देंगे तो ये आ जाएगा हर्ट्ज में, 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये हल कैलकुलेशन आप इसको देख के हल करें, खुद से हल करें, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, सीजियम धातु का कार्यफलन अगर 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 7 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए पहला अधिकतम गतिज ऊर्जा, दूसरा अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमें फाई नोट दे रखा है, ठीक है, और आवृत्ति दे रखी है। के मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस फाई नोट, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा अपन निकालेंगे, एच का मान, न्यू का मान माइनस फाई नोट का मान। हल करेंगे इसको तो के मैक्सिमम आएगा 1.21 गुणा 10⁻19 जूल। फिर अधिकतम चाल बतानी है तो यही फॉर्मूला काम आएगा। के मैक्सिमम हमने ज्ञात कर ही लिया, तो वी मैक्सिमम बराबर √2 के मैक्सिमम बटा एम, तो 2 गुणा के मैक्सिमम का मान ये हो जाएगा और एम का मान हम भाग लगाएंगे द्रव्यमान का, तो वी मैक्सिमम हमें मीटर पर सेकंड में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बड़े प्रश्न जो हैं यहाँ पे ये बनेंगे, इसको आप अपने नोट्सों से कंप्लीट कर लें। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के निष्कर्षों की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर डी ब्रोगली की परिकल्पना को समझाइए। 7वां प्रश्न है, फोटोन क्या होते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। 8वां प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, इसके कोई 2 कारण दीजिए। तो ये बड़े प्रश्न है, इसको आप अपने नोट से कंप्लीट कर लें, लिख लें अपनी कॉपी में, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत आसान रहेगा, बहुत जल्दी से रिवीजन कर पाओगे और आपका बोर्ड एग्जाम भौतिक विज्ञान का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तो इस तरीके से सभी पार्टों के वीडियो मैं इसके अब जो बाकी बचे हुए हैं उन पार्टों के वीडियो भी आपको जल्दी इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके अलावा और जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं फिजिक्स के से संबंधित प्रश्न, वो सब आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।